ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म जेआरएफ ट्यूशन में। हम लोग 28 फरवरी 2023 को जो हिस्ट्री का पेपर हुआ था उसी का जो है डिटेल सोल्यूशन देख रहे थे। तो आज उसी पेपर का जो है ये लास्ट पार्ट है, यानी कि आज हम अंतिम के जो है 25 क्वेश्चन वो इस पेपर में करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है पेपर को सॉल्व किया जाता है। तो इससे पहले अगर आपने इसके 3 पार्ट को नहीं देखा है तो कृपया हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप इसके पहले के 3 पार्ट को देख सकते हैं और वहाँ से इसे आप देख सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि डिटेल में जो है डिस्कशन करना होता है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग को बताना होता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आज का जो पार्ट है वो थोड़ा जल्दी हो, जिससे कि हमारा जो है बहुत समय जो है वीडियो देखने में न जाए। तो आइए आज के इस डिटेल सॉल्यूशन क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग जो है अपना पेन और पेपर लेकर बैठे। अगर आपको यहाँ से कोई भी ऐसी जानकारी मिलती है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी भी आपको इम्पोर्टेंट लगती है तो उसे जरूर से नोट डाउन कर लें। ओके। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और वीडियो देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत लोग देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, जिससे कि हमारा जो मोरल है थोड़ा सा डाउन होता है। ओके। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है। आज का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 76 क्वेश्चन है जो है कि टीवी काणे ने धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा था। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण बड़ौदा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट से प्रकाशित हुआ था। तीसरा जो स्टेटमेंट है, वाल्मीकि रामायण 7 कांडों में विभाजित है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि सी बिल्कुल सही है। तो सी देखें तो ऑप्शन 1 जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। ओके। आरपी कांगले ने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। विलियम जोन्स ने मनुस्मृति का अनुवाद फारसी भाषा में किया था। तो ये भी जो है गलत है। गलत है क्योंकि ये एक ही ऑप्शन में था, तो इसे हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया। बच रहा है कि अगर इसके सही आंसर को देखें तो एनटीए ने इसका जो सही आंसर माना है वो ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि इसका ए, सी और डी स्टेटमेंट जो है वो सही है। बी और ई स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अगर देखें पीवी काणे के बारे में थोड़ा सा, तो पीवी काणे का जो फुल नाम है वो नाम है, सॉरी, पांडुरंग बामन काणे। इनका जो फुल नाम पूरा नाम है पांडुरंग बामन काणे। ये जो है संस्कृत के एक विद्वान थे, संस्कृत भाषा के जानकार थे, और ये जो है प्राच्य विद्या हम लोग इधर देख लेते हैं। संस्कृत भाषा और प्राच्य विद्या के समर्थक थे। ओके। इन्होंने जो है पीवी काणे ने धर्मशास्त्र का इतिहास जो है लिखा था, और इनके इनका जो ये बुक है वो 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ओके। महाभारत का समालोचात्मक संस्करण बड़ौदा ओरिएंटल इंस्टीट्यूट से प्रकाशित हुआ था। यह स्टेटमेंट जो है गलत है। ओके। अगर देखें वाल्मीकि रामायण 7 कांडों में विभाजित है। सभी लोग जानते हैं कि वाल्मीकि रामायण जो है 7 कांडों में विभाजित है, और इसमें जो है 24,000 श्लोक हैं। ओके। 7 कांड अगर आपसे पूछा जाए तो बाल कांड, किष्किंधा कांड,
अयोध्या कांड, लंका कांड, अरण्य कांड और उत्तरकांड और सुंदरकांड। ये 7 कांड जो है वाल्मीकि रामायण में है। अगर आप लोगों को नहीं पता था तो नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ओके, हम लोग आगे चलते हैं। इसी का जो इंग्लिश है, पीबी काने रोड द हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, ये बिल्कुल सही था। द क्रिटिकल एडिशन ऑफ द महाभारत वाज पब्लिश फ्रॉम द ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ बड़ौदा, ये जो स्टेटमेंट गलत था। द वाल्मीकि रामायण है 7 कांड, ये बिल्कुल सही था। आरपी कांगले ट्रांसलेट द अर्थात इनटू द इंग्लिश, ये भी बिल्कुल सही था। ओके, विलियम जोन्स ट्रांसलेट द मनुस्मृति इनटू द पर्शियन लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने नहीं ट्रांसलेट किया था, इन्होंने मनुस्मृति का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। और शायद उसका जो नाम था, ए द कोड ऑफ जेंटू, जेंटू लॉ। ओके, एक बार आप लोग चेक करिएगा कि मनुस्मृति का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन जो है किसने किया था। ओके, आगे चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सिकंदर की मृत्यु, गौतमी पुत्र के ने नाहपान को हराया और उसकी हत्या कर दी। अशोक का राज्याभिषेक, अजात शत्रु का लिच्छवियों के साथ युद्ध, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध। ओके, सबसे पहले अगर देखें तो डी वाला, डी जो है वो सबसे पहले हुआ है, अजात शत्रु सबसे पहले था। ओके, तो डी 3 ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड को हम लोग इन्वेट करेंगे। अजात शत्रु के बाद जो है सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध होगा, डी के बाद ई, ऑप्शन वन में दिखाई दे रहा है। बाकी 2 ऑप्शन जो है एलिमिनेट। उसके बाद जो है अजात शत्रु सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध होता है, उसके बाद सिकंदर की मृत्यु होगी, डी ई के बाद ए। और इसके बाद अशोक का राज्याभिषेक होगा, राज्याभिषेक के बाद जो है गौतमी पुत्र ने नापान को हराया और उसकी आत्महत्या कर दी। इसका जो सही आंसर एनटीए के द्वारा माना गया है ऑप्शन नंबर वन। ओके, एलेक्जेंडर्स डेथ, नापान killed by गौतमीपुत्र, coronation of अशोका, अजातशत्रु वार विथ लिस्पीज, फाइट बिटवीन अलेक्जेंडर एंड पोरस। तो सबसे पहले डी, अजातशत्रु और लिस्पियों के बीच जो लड़ाई होती है सबसे पहले होती है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर वन जो है एनटीए के द्वारा सही माना गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। राणा अमर सिंह को राजी करने के लिए भेजे गए निम्नलिखित व्यक्तियों का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ओके, राणा अमर सिंह को राजी करने के लिए भेजे गए व्यक्तियों को जो मेवाड़ के शासक थे, राणा अमर सिंह, राणा अमर सिंह, उनको जो है समय समय पर उनका जो विद्रोह मुगल शासनकाल के दौरान जो है देखने को मिलता है। तो बार बार उन्हें जो है संधि के लिए मनाने के लिए कई प्रकार के व्यक्तियों को भेजा गया, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं राजकुमार सलीम, राजकुमार खुर्रम, महाबत खां, राजकुमार परवेज, अब्दुल्ला खां। ओके, तो जो इसका सही आंसर एनडीए के द्वारा माना गया है वो है ऑप्शन नंबर वन। सबसे पहले राजकुमार सलीम, इसके बाद डी राजकुमार परवेज, राजकुमार परवेज के बाद महाबत खां, महाबत खां, महाबत खां के बाद अब्दुल्ला खां और सबसे बाद में राजकुमार खुर्रम। अगर इनका टाइम पीरियड थोड़ा सा देख लिया जाए तो राजकुमार सलीम को जब भेजा गया था तो 1598, 1598 और 1603 ईस्वी में राजकुमार सलीम को भेजा गया था। राजकुमार खुर्रम को जो है 1605 ईस्वी में भेजा जाता है। ओके, सॉरी, राजकुमार खुर्रम नहीं, राजकुमार परवेज को जो है 1605 ईस्वी में भेजा जाता है। और इसके बाद महाबत खां को जो है 1608 ईस्वी में भेजा जाता है, महाबत खां को 1608 ईस्वी में भेजा जाता है। और उसके बाद अब्दुल्ला खां को जो है 1609 ईस्वी में भेजा जाता है, 1609 ईस्वी में। और सबसे लास्ट में जो है राजकुमार खुर्रम को 1614 ईस्वी में भेजा जाता है। ओके, सबसे पहले राजकुमार सलीम को 1598 और 1603, उसके बाद राजकुमार परवेज को 1605 में, और उसके बाद राजकुमार
महावत खां को, सॉरी, महावत खां को 1608 ईस्वी में। उसके बाद अब्दुल्ला खां को 1609 ईस्वी में। और उसके बाद राजकुमार खुर्रम को। ओके। फिर से एक बार देखते हैं, प्रिंस सलीम, प्रिंस खुर्रम, महावत खां, प्रिंस परवेज, अब्दुल्ला खां। एक बार जल्दी से हम लोग फिर से रिवाइज कर लेंगे। प्रिंस सलीम को भेजा गया 1598 और 1603 में। सलीम जो किसका नाम था, जहांगीर का। तो जब अकबर जो है शासक था, अकबर जो है बादशाह था, तो उस समय उसने सलीम को भेजा था। इसके बाद परवेज खान जो 1605 ईस्वी में जाता है। तो अकबर की मृत्यु के बाद जो है 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, जहांगीर जब शासन पे बैठता है, गद्दी पे बैठता है, तब वो महाराणा अमर सिंह को जो है मनाने के लिए परवेज खां को भेजता है, राजकुमार परवेज खां को। इसके बाद आगे जो है भेजा गया महावत खां को। महावत खां को हम लोगों ने देखा 1608 ईस्वी में, अब्दुल्ला खां को 1609 ईस्वी में, और प्रिंस खुर्रम को 1614 ईस्वी में। ओके। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको भी लगाना है। बंदा बहादुर के नेतृत्व में सिख विद्रोह, शाहू का राजा बनाना, जय सिंह को मालवा का गवर्नर नियुक्त करना, बहादुर शाह जफर की मृत्यु, अजीत सिंह को गुजरात का गवर्नर नियुक्त करना। बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु, सॉरी। ओके। इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो इसका जो सही आंसर एनटीए के द्वारा माना गया है ऑप्शन नंबर 4 को। इसमें बी जो है, शाहू को जब राजा बनाया जाता है, जब 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है, तो जब बहादुर साहब फर्स्ट जो है बादशाह बनता है, तो वो शाहू को जो है छोड़ देता है और उसको जो है मराठा साम्राज्य का राजा मान लेता है। ओके। इसके बाद ए, बंदा बहादुर का जो सिख विद्रोह होता है, वो 1709 ईस्वी में होता है। ये भी बहादुर शाह फर्स्ट के शासनकाल में ही होता है। ओके। इसके बाद जो है डी जो है, बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु जो है 1712 ईस्वी में हो जाती है। बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु जो है 1712 ईस्वी में हो जाती है। कई बार जो है कई जगह देखने को मिलता है कि ये जो एक लौता बादशाह था मुगल साम्राज्य का, जिसके शव को एक महीने तक बाहर जो है सड़ने के लिए छोड़ दिया गया था। और इसके जो पुत्र थे, वो आपस में बादशाह बनने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे थे। ओके। तो ये बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु 1712 ईस्वी में होती है। इसके बाद आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, तो देखेंगे कि सी, जय सिंह को मालवा का गवर्नर कब नियुक्त किया गया था। जय सिंह को मालवा का गवर्नर बनाया गया था 1713 ईस्वी में। 1713 ईस्वी में। और अजीत सिंह को जो है मालवा का गवर्नर जय सिंह के साथ ही नियुक्त किया गया था 1713 ईस्वी में। ओके। तो ये रहा इसका सही आंसर। सबसे पहले जो है शाहू को राजा बनाया जाता है अगर औरंगजेब की मृत्यु के जस्ट बाद 1707 ईस्वी में। बंदा बहादुर के नेतृत्व में 1709 ईस्वी में सिख विद्रोह होता है। जय सिंह को मालवा गवर्नर 1713 ईस्वी में बनाया जाता है। बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु जो 1712 ईस्वी में होती है। अजीत सिंह को गुजरात का गवर्नर 1713 ईस्वी में बनाया जाता है। ओके। इसी को सिख अपराइजिंग अंडर बंदा बहादुर 709, साहू क्राउंड किंग 707, 1707, जय सिंह अपॉइंटेड एट द गवर्नर ऑफ मालवा 1713, डेथ ऑफ बंदा बहादुर, डेथ ऑफ बहादुर शाह, सॉरी, डेथ ऑफ बहादुर शाह 1712, अजित सिंह अपॉइंट एट द गवर्नर ऑफ गुजरात 1713, 1713, 1712, 1713, 1707, 1709 ईस्वी। ओके। आगे हम लोग बढ़ेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए जो बक्सर के युद्ध के उपरांत घटित हुई थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1700, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1713
64 ईस्वी में। ओके। इसके बाद देखा जाए कि कौन कौन सी चीजें जो है हुई थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो आया 1773 में। द्वैत शासन का समाप्ति जो है 1772 में। सूरत बंदरगाह का अधिग्रहण अधिग्रहण जो है 1800 ईस्वी में। और ये जो है 1765 में। बंगाल में 10 वर्षीय बंदोबस्त 1793 में। 10 वर्षीय बंदोबस्त को एक तरह से हम लोग स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। तो जब 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, तो उसके जस्ट बाद जो है अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ अंग्रेजों की संधि होती है। इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की द्वितीय संधि। ओके, तो एक बार अच्छे से देखिएगा आप लोग, इलाहाबाद की फर्स्ट संधि क्या थी, इलाहाबाद की सेकंड संधि क्या थी। तो उसमें से जो बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी जो अंग्रेजों के द्वारा ली गई थी, वो जो संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में शाह आलम द्वितीय के साथ रॉबर्ट क्लाइव की, तो उसके द्वारा जो है बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों के द्वारा ग्रहण की गई थी। इसके बाद अगला जो है कि बंगाल में 10 वर्षीय बंदोबस्त, ये सभी लोग जानते हैं कि जब कार्नवालिस आता है 1793 में स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू होता है। ओके। रेगुलेटिंग एक्ट सभी लोग जानते हैं 1773 ईस्वी में आता है। द्वैत सरकार का समापन 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक जो है बंगाल में एक द्वैत शासन चलाया जाता है, जिसको रॉबर्ट क्लाइव के आने के बाद खत्म कर दिया जाता है। ओके। इसके बाद सबसे लास्ट में जो होता है सूरत बंदरगाह का अधिग्रहण। तो ये 1800 ईस्वी में होता है। ठीक है। तो ये रहा ये क्वेश्चन। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ग्रांट ऑफ दीवानी ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1765। डेकेनियल सेटलमेंट इन बंगाल 1793। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। एवोल्यूशन ऑफ द डुअल गवर्नमेंट 1772। कोर्ट ऑफ सूरत एनेक्स 1800। इसमें हम लोग देखते हैं कि एक सबसे पहले ए सबसे पहले ए जो है थर्ड में है। सबसे पहले ए जो है थर्ड में है। ओके। इसके बाद डी 1765 के बाद 72, फिर 73, फिर 93, फिर 1800, सबसे लास्ट में E, यानी कि इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित कीजिए। अटलांटिक चार्टर, बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग संगठन का घोषणा, जापान द्वारा पर्ल हार्बर में अंग्रेजी अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर आक्रमण, 16,300 सैनिकों के साथ आईएनए का प्रथम डिवीजन का गठन किया गया, आईएनए की बटालियन को माडोक के कब्जा किया गया। ओके। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो शुरू हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू हुआ था तो वो शुरू हुआ था जापान के द्वारा पर्ल हार्बर में अमेरिकी सैनिकों के नौसैनिक अड्डे पे जापान के द्वारा जब आक्रमण किया गया था तो ये शुरू हुआ था। लेकिन इससे जस्ट पहले वाली घटना अगर देखा जाए तो वो थी अटलांटिक चार्टर, जो हुई थी 14 अगस्त 1941 को। 14 अगस्त 1941 ईस्वी को अटलांटिक चार्टर की घटना हुई थी। और जापान द्वारा पर्ल हार्बर पे आक्रमण कब किया गया था? 7 दिसंबर 1941 में। ओके। तो ए के बाद सी केवल एक ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सेकंड में। इसके बाद अगर हम लोग बी देखें, बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग संगठन की घोषणा। बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग संगठन की घोषणा कब हुई थी? 23 जून
1942 को बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता लीग संगठन की घोषणा 23 जून 1942 ईस्वी को हुई थी। जापान द्वारा पर्ल हार्बर में अंग्रेजी नौसैनिक अड्डे पे आक्रमण 7 दिसंबर 1941 ईस्वी को किया गया था। 16,300 सैनिकों के साथ आईएनए के प्रथम डिवीजन का गठन जो हुआ था वो 1 सितंबर 1942 को हुआ था। ओके। आईएनए के बटालियन में माडोक पे कब्जा कर लिया, ये हुआ था 1943 और 44 में। ओके। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम लोग अपना और दिमाग अगर लगाते तो हम लोग देखते कि पहले जो है आईएनए का गठन होगा, उसके बाद ही जो है आईएनए के बटालियन के द्वारा माडोक पे कब्जा किया जाएगा। तो डी के बाद ई, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन में, तो इसको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद और थोड़ा सा अगर देखें तो जब युद्ध की शुरुआत होगी इसके बाद जो है इसका गठन होगा। ओके। तो इस हिसाब से सी के बाद जो है बी, बी आएगा और ए जो है यहाँ होगा। ओके। इस तरीके से हम लोग भी इसको सॉल्व कर सकते थे। ओके। आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। एनी बेसेंट ने बनारस में केंद्रीय हिंदू महाविद्यालय की आधारशिला रखी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत के अडियार में स्थानांतरित किया गया। हरिद्वार में गुरुकुल पाठशाला की स्थापना हुई। स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। लाहौर में आंग्ल वैदिक विचार संप्रदाय की स्थापना हुई। ओके। तो सबसे पहले देखें कि हिंदू कॉलेज की आधारशिला कब रखी गई थी। 1898 में। ओके। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अडियार में स्थानांतरण कब किया गया था। 1875 में। हरिद्वार में गुरुकुल पाठशाला की स्थापना कब की गई थी। 1902 में। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी। 1897 में। लाहौर में आंग्ल वैदिक विचार संप्रदाय की स्थापना कब की गई थी। 1886 में। तो इस हिसाब से हम लोग इसको क्रम से कर लेते हैं। सबसे पहले कौन सा है, बी। बी दो ऑप्शन में, दो ऑप्शन को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। बी के बाद ई, 1886, ई यहाँ है, बहुत सही। इसके बाद 1897, डी, डी, उसके बाद ए, उसके बाद सी। इसका जो सही आंसर एनटीए के द्वारा माना गया ऑप्शन नंबर सेकंड को माना गया। ओके। आगे हम लोग बढ़ेंगे कि कालाक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। बाल गंगाधर तिलक पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें 4 साल के लिए जेल की सजा सुनाई गई। कांग्रेस के लखनऊ सत्र में गवर्नर संघर्ष के बॉम्बे के प्रशासन की निंदा करने वाला तिलक द्वारा प्रस्ताव रखने के प्रयास को रोक दिया गया। तिलक को 18 माह के लिए जेल दिया गया। तिलक को उनके समूह ने राणादे और गोखले को पुनः सार्वजनिक सभा के नियंत्रण से हटा दिया। नरमपंथी और मद्रास के कांग्रेस सत्र में तिलक के आत्म बलिदान की भावना की सराहना करने का प्रस्ताव रखने के लिए तिलक के प्रशंसकों के प्रयास को विफल कर दिया। तो ये 5 स्टेटमेंट है, इसको भी कालक्रम के अनुसार बताना है। ओके। तो इसमें जो सबसे पहली घटना थी वो थी बाल गंगाधर तिलक पे मुकदमा चलाया गया और उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई। ये कब की है, 1882 ईस्वी। 1882 में ये घटना हुई थी। इसके बाद हुआ था तिलक और उनके समूह ने रनाडे और गोखले को पुनः सार्वजनिक सभा के नियंत्रण से हटा दिया। ये घटना तिलक और उनके समूह ने है 1895 की। ओके। तिलक और उनके समूह ने रनाडे और गोखले को पुनः सार्वजनिक सभा के नियंत्रण से हटा दिया। ये घटना है 1895 की। इसके बाद तिलक को 18 माह के लिए जेल भेजा गया। ये घटना है 1897 की। इसके बाद अगला जो है
नरमपंथियों ने मद्रास के कांग्रेस सत्र में तिलक के आत्म बलिदान की भावना की सराहना करने का प्रस्ताव रखने के लिए तिलक के प्रशंसकों के प्रयास को विफल कर दिया। ये घटना है 1898 की। और जो सबसे लास्ट में हुआ है वो कांग्रेस के लखनऊ सत्र में गवर्नर संघर्ष के बॉम्बे के प्रशासन की निंदा करने वाला तिलक द्वारा प्रस्ताव रखने के प्रयास को रोक दिया। ये घटना है 1899 ईस्वी की। तो हम लोग देख सकते हैं कि कितना जो है डीपली जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक का एक आप पोर्शन जो है अपनी कॉपी में थोड़ा सा छोटा सा बनाइएगा और उसमें जो है जल्दी जल्दी इसको नोट कर लीजिएगा कि सबसे पहले ए 1882, उसके बाद डी, ए के बाद डी, ए के बाद डी तीन में है। ओके, ए के बाद डी तीन में है। इसके बाद 97, 98, 99, सी, ई, बी, सबसे लास्ट में बी। यानी कि इसका जो सही आंसर एनटीए के द्वारा माना गया है ऑप्शन नंबर थर्ड को माना गया है। ओके, इसी का हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक वाई ट्राई टू sentenced ट्रायल एंड sentenced टू 4 month imprisonment। ये है 1882, 1882। ये घटना है लखनऊ सेशन टू कांग्रेस तिलक अटेम्प्ट टू मूव ए रेजोल्यूशन कंडेमिंग गवर्नर सैंडर्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बॉम्बे वाज आल्सो ब्लॉक। ये घटना है 1899, 1899 की। बाल गंगाधर तिलक was sent to jail for 18 month। ये घटना है 1897। 1897, तिलक एंड हिज ग्रुप आउट ousted रनाडे एंड गोखले फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ पूना सार्वजनिक सभा। ये घटना है 895, 1895, 1895। और जो सबसे लास्ट वाली घटना है मॉडरेट फाइल्ड द अटेम्प्ट ऑफ तिलक एडमायर टू मूव ए रेजोल्यूशन प्रेजिंग हिम स्पीड टू मैत्रिडम एट द कांग्रेस सेशन एट मद्रास। ये घटना है 1898। सबसे लास्ट में कौन सी घटना है? डी। तो बी इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड को एनटीए के द्वारा सही माना गया। ओके, अगला जो क्वेश्चन जल्दी से हम लोग देखते हैं। एलेक्जेंडर रीड ने रैयतवाड़ी प्रयोग प्रारंभ किया था। जी विंगेंट एंड एच ई गोल्ड स्मिथ ने बॉम्बे सर्विस सिस्टम का विचार प्रदान किया था। मद्रास यातना आयोग, सिविल प्रक्रिया संहिता प्रारंभ की गई। थॉमस मुनरो ने सत्तांतरित जिलों में भू राजस्व का प्रभार ग्रहण करने को कहा गया था। तो इसमें अगर देखा जाए एलेक्जेंडर रीड ने रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किया था 1792 के आसपास। इन्होंने मद्रास में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रयास किया था। इसके बाद जो है थॉमस मुनरो ने सत्तांतरित जिलों में भू राजस्व का प्रभाव ग्रहण करने को कहा गया था। ये घटना है 1820 की। इसके बाद जो घटना है जी विंगेट और एच ई गोल्ड स्मिथ ने बॉम्बे सर्वे सिस्टम को प्रदान किया था 1825 ईस्वी की घटना है। ओके, मद्रास यात्रा आयोग की स्थापना जो 1854 ईस्वी में की गई थी। 1854 ईस्वी में की गई थी मद्रास यातना आयोग। और सिविल प्रक्रिया संहिता प्रारंभ की गई थी 1859 ईस्वी में। तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं सबसे पहली घटना कौन सी है? एलेक्जेंडर रीड ने रैयतवाड़ी का प्रयोग जो है प्रारंभ किया था मद्रास में। जिम विंगेट और एच ई गोल्ड स्मिथ ने बॉम्बे सर्वे सिस्टम का विचार प्रदान किया था 1825 ईस्वी में। मद्रास यातना आयोग की स्थापना जो है 1854 ईस्वी में की गई थी। सिविल प्रक्रिया संहिता की शुरुआत जो 1859 ईस्वी में की गई थी। थॉमस मुनरो ने सत्तांतरित जिलों में भू राजस्व का प्रभार जो है ग्रहण करने को कहा गया था 1820 ईस्वी में। इस हिसाब से ए बी ए ए ए के बाद ई, ए के बाद ई दो में है, गलत गलत। ओके, इसके बाद की जो घटना है बी, ए ई बी, यानी कि ऑप्शन नंबर वन जो है ये सही
है। ओके। अलेक्जेंडर रीड ने सबसे पहले 12 महाल में, आप लोग याद रखिएगा, 12 महाल में रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की थी। ओके। इसके बाद थोड़ा सा अगर मद्रास यातना आयोग के बारे में देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों के आरोप से हाउस ऑफ कॉमन्स हिल गया था। इसके एवज में यह आयोग 1853 ईस्वी में गठित किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट जो 1855 ईस्वी में पब्लिश की थी। मद्रास यातना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में। इसका जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ था 1855 ईस्वी में हुआ था। ओके। आगे हम लोग बढ़ते हैं जल्दी से। फिल्म के ऊपर है। फिल्म गीता वेनिस फिल्मोत्सव में प्रदर्शित की गई प्रथम भारतीय फिल्म थी। फिल्म अछूत कन्या का रिलीज होना। गीत दूर एटो ये दुनिया वालों दूर हटो ये दुनिया वालों को फिल्म किस्मत में दर्शाया गया था। फिल्म संत तुकाराम को सिनेमेटोग्राफी कला की 5वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी वेनिस में पहली बार 3 श्रेष्ठ फिल्मों रैंक प्रदान की गई थी। फिल्म औरत, जो फिल्म मदर इंडिया की कहानी के तर्ज पे थी, रिलीज हुई। इसका भी हम लोगों को क्रोनोलॉजी बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ था। तो इसको भी हम लोग जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले जो हुआ था कि फिल्म सीता वेनिस फिल्मोत्सव में प्रदर्शित की गई थी। ये घटना है 1834 ईस्वी की, 1934, सॉरी, 1934 ईस्वी में इसको प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद आगे देखें तो फिल्म अछूत को रिलीज किया गया था 1936 ईस्वी में। दूर हटो ये दुनिया वालों, ये दिखाया गया था 1943 ईस्वी में, 1943 ईस्वी को। फिल्म संत तुकाराम को सिनेमेटोग्राफी कला की 5वीं अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी वेनिस में पहली बार 3 श्रेष्ठ रैंक प्रदान की गई थी। ये घटना है 1936 ईस्वी की। फिल्म औरत को फिल्म मदर इंडिया की कहानी पे तर्ज थी, रिलीज किया गया था। ये घटना है 1940 ईस्वी की। ओके। 1940, 1936, 1943, 1934, 1936। तो बी और डी आसपास होंगे। डी और डी आसपास। ऑप्शन नंबर थर्ड में है ए बी डी ई सी। ए बी डी ई सी। ओके। आगे बढ़ते हैं। अशोक के 5वें कथन कारण संबंधित अब आ गया है। अशोक के 5वें अभिलेख में उन जानवरों की एक सूची प्राप्त होती है जिन्हें किसी भी स्थिति में नहीं मारा जाना चाहिए। सम्राट अशोक ने इस विचार किया था कि वे जानवर जो न तो उपयोगी है न ही खाने योग्य हैं, उन्हें नहीं मारा जाना चाहिए। ओके। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ होगा। क्योंकि अगर देखें तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है कि, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। अशोक के 5वें अभिलेख में उन जानवरों की एक सूची प्राप्त होती है जिन्हें किसी भी स्थिति में नहीं मारा जाना चाहिए। सम्राट अशोक ने इस पे विचार किया कि वे जानवर न तो उपयोगी हैं, जो न तो उपयोगी है न ही खाने योग्य हैं, उन्हें नहीं मारा जाना चाहिए। इसमें जो हमारा जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन जो है वो सही है। कथन एक और कथन दोनों सही है। कथन दो दोनों सही है। ओके। आगे हम बढ़ेंगे कि अभिलेख इतिहास इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। बिल्कुल सही बात है। अशोक का इतिहास अभिलेखों से हमें ज्ञात होता है। इसका भी कथन वन सही है, क्योंकि अभिलेख से हमें इतिहास पता चलता है। अशोक का जो इतिहास हमें पता चलता है वो अभिलेखों से ज्ञात होता है। ओके। तो इसका भी ऑप्शन नंबर वन सही है। ओके। अगला जो क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं था। ये गलत है।
शिव भगवान को समर्पित अनेक मंदिर जावा के डियंग पठार पे पाए जा सकते हैं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ओके। अगर बात करें कि जावा के क्षेत्र में जो बहुत सारे जो है शिव मंदिर पाए जाते हैं, उसमें चांदी पंत देव, चांदी पुत्र देव, सॉरी, भीम श्रीखंड, भीम श्रीखंड, पावेन देव, अर्जुन आदि की जो मूर्तियां हैं वो जावा के डियंग पठार क्षेत्र में पाए जाते हैं। ओके। इसलिए इसका जो कथन ए है वह सत्य है, क्योंकि यहाँ देखें तो एकदम एक्सट्रीमली निगेटिव को सेंटेंस जो है वो दिया है, जो अक्सर गलत होते हैं। ओके। आगे हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कि राजा राम मोहन राय मुख्य रूप से उपयोगितावादी महत्व के कारण अन्य विश्व के संभावित अस्तित्व को मानने को तैयार थे। राजा राम मोहन राय ने दर्शाया कि सती प्रथा को धार्मिक स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। ओके। इसका भी सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। राजा राम मोहन राय जो है उपयोगितावादी महत्व के कारण अन्य विश्व के संभावित अस्तित्व को मानने को तैयार थे। बिल्कुल सही बात है। राजा राम मोहन राय जो जेम्स मिल की उपयोगितावादी विचारधारा थे उससे जो है प्रभावित थे। और सबसे पहले राजा राम मोहन राय ने ही दिखाया कि भारत के किसी भी धार्मिक ग्रंथ में जो सती प्रथा का वर्णन नहीं है, इसलिए 1829 ईस्वी में सती प्रथा को जो है प्रतिबंधित किया जाता है। ओके। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आर्थिक दत्त के अनुसार 1901 से 1902 के गृह शुल्क में ऋण पर ब्याज और ऋण का प्रबंधन सम्मिलित थे। आर्थिक दत्त के अनुसार 1901 1902 में गृह शुल्कों में सैन्य शुल्क भी सम्मिलित थे। ओके। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। इसलिए कथन एक और कथन दोनों सही है। ओके। बात करें अगर आर्चित दत्त की थोड़ी सी, तो आर्चित दत्त ने सबसे पहले द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके। इसके अलावा इन्होंने रामायण और महाभारत का अनुवाद भी किया था। ये भारत के प्रमुख जो है आर्थिक आर्थिक राष्ट्रवादी इतिहासकार जो है माने जाते हैं। और इन्होंने जो है दादा भाई नौरोजी की जो ट्रेन ऑफ वेल्थ का जो थियरी था उसका भी समर्थन इन्होंने किया था। ओके। इसके अलावा ये बोलते हैं इनका जो मत जो है महत्वपूर्ण माना जाता है वो भारत की जो औद्योगिकरण हुआ था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो भारत में हुआ था, इसके ऊपर भी आरसी दत्त के बहुत सारा जो वर्क हमें देखने को मिलता है। ओके। आगे हम लोग बढ़ेंगे। इसके लिए एक छोटा सा जो है पैसेज है, सबसे लास्ट में जो दो पैसेज आते हैं, इसमें 5-5 क्वेश्चन हमें दिया होता है, तो जल्दी से पैसेज को पढ़ते हैं। सैयद और उनके खानका को उनके परिजनों अनुयायियों को सहायता प्रदान करने के निमित्त दिए गए दान के फलस्वरूप भूमि पर उनको नियंत्रण प्रदान किया। ओके। वे अत्यधिक सौभाग्यशाली थे कि उनके पास कृषि हेतु उपजाऊ भूमि थी। वो वे इन स्थानों पर रहने वाले अपने शिष्यों के शैक्षिक श्रम और अपने क्षेत्र के किसानों और कारीगरों के उत्पाद के रूप में भेंट से भी आय प्राप्त करते थे। अपने शिष्यों के अदत्त श्रम में उनके पास अकूत धन इकट्ठा हो गया। कालांतर में धार्मिक और पंथ निरपेक्ष अनुदान की प्रथा तथा दानदाताओं के अधीन किसानों और शिल्पकारों की दासता से घाटी के भीतर विद्यमान सामाजिक व्यवस्था परिभाषित होती थी। उनके अनुदान से सैयद समयानुक्रम में अपने उत्तराधिकारियों को सदैव के लिए प्रशासक के रूप में स्थापित करते रहे। सैन्य सैन्य सैयदों ने स्थानिक परंपरा को अपनाया, कम से कम बाह्य रूप में ही उन्होंने अब अनुरूपता को अंगीकार किया, ताकि वो अपने खानका और सियासतों को लोक स्वरूप का निर्माण कर सके। उनके दान सुल्तान और उनके अधिकारियों द्वारा आहरण से मुक्त थे। यद्यपि इन रियासतों के साथ इनके संबंध को यूरोपीय अर्थ में सामंती नहीं कहा जा सकता है, तथापि श्रम शक्ति के उपयोग से बहुत ही अड़चने थे। राज्य शासन में इस अर्थ में सामंती प्रवृत्ति का अपना लिया था कि मूलतः वह धार्मिक और पंथ निरपेक्ष व्यक्तियों द्वारा वसूल किए गए अधिशेष पर ही आश्रित था और उपजागीर पद प्रदान करने की प्रक्रिया पर रोक नहीं लगा सका। तो पैसे सॉल्व करते समय हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि
एक बार जो है पैसेज को बिना पढ़े हुए, हम लोगों ने पैसेज को पढ़ा, 2-3 मिनट का टाइम जो है हम लोगों का खराब हुआ है। एक बार जो पैसेज को बिना पढ़े हुए देखिए कि 5 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन के आंसर खुद से जानते हैं। ओके, इन रियासतों के संबंध में कौन आप कैसे वर्णित करेंगे? एशियाई निरंकुशवाद, मुक्त कृषक अर्थव्यवस्था, मुक्त व्यापार, सामंती चरित्र। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, हम लोग ऐसे ही जानते हैं कि जो अ, सैयद वंश के यहाँ जिक्र किया गया है, सैयद और उनके खानका, जो मिडाइवल काल के जो सियासी रियासतें थी, उनमें जो है सामंती चरित्र बहुत ज्यादा देखने को मिलता था, फ्यूडल कैरेक्टर। ओके, तो वैसे ही हम लोग जान गए बिना पैसेज को पढ़े। ओके, अ, अपने खानका को सामाजिक स्वीकृतियां प्रदान करने के लिए सैयदों द्वारा कौन से कदम उठाए गए थे? पहला जो था कि स्थानीय परंपराओं का अनुकरण, अपने उत्तराधिकारियों को वंशागत प्रशासकों के रूप में नियुक्ति, किसानों और कारीगरों को अपने अधीन करना, नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण के द्वारा। तो स्थानीय परंपराओं का अंगीकरण करके ही अपने खानका को सामाजिक स्वीकृतियां दिया जा सकता है कि अगर हम कहीं रहने जाते हैं तो वहाँ की परंपराओं को अगर अपने आप के अंदर समाहित नहीं करेंगे तो हम उसे वहाँ की जो स्थानीय सामाजिक स्वीकार्यता है वो नहीं प्रदान कर सकते। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे। सामाजिक व्यवस्था में इन इस अनुदान के कारण कौन से नए लक्षण उपस्थित हुए? प्राथमिक कृषकों की समृद्धि में वृद्धि हुई, गलत है। इन भू अनुदानों पर काम करने वाले किसानों और कारीगरों की दास्ता, श्रम के बलात् निष्कर्षण आधारित उत्पादन का संबंध, बृहद ग्रामीण कुलीन वर्ग का विकास। इन भू अनुदानों पर काम करने वाले किसानों और कारीगरों की दासता, जैसे कि कोई किसान किसी भूभाग पर कार्य करता था, कोई कारीगर जो है वहाँ कार्य करता था, और राजा क्या करते थे, उसको जो है किसी सैयद या किसी उनके फॉलोअर जो है उनको दान कर देते थे। तो वो भूमि जो उस किसान से छूट के सैयद के पास चला जाता था, लेकिन किसान का जो काम है वो खेती करना था, वो उसकी भूमि जो है अब उसकी न रह के वो सैयद की भूमि हो गई, और उस पे जो है किसान को अब एक प्रकार की दास्ता का कार्य करना पड़ता था। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे। सैयद और उनके खानदान को दान देने का उद्देश्य क्या था? उनके परिजनों और अनुयायियों के बीच आय का स्रोत प्रदान करना, उन्हें पूर्णकालिक किसान बनने हेतु प्रोत्साहित करना, नए जमींदारी अधिकार बनाना, स्थानीय व्यापार को प्रोत्साहित करने हेतु। तो सबसे पहली जो है वो उनके परिजनों और उनके अनुयायियों के बीच आय का स्रोत प्रदान करना, ये बिल्कुल सही है। ओके, मुगल सम्राट द्वारा महाजी सिंधिया को किस उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये जो क्वेश्चन है अगले पैसेज का है, गलती से ये जो पहले आ गया है, हम लोग अगला पैसेज जो देखते हैं कि महाजी सिंधिया की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? महाजी सिंधिया की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही आंसर है 1794 ईस्वी में महाजी सिंधिया की मृत्यु हुई थी। ओके, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ये वाला देख लेते हैं कि मुगल सम्राट द्वारा महाजी सिंधिया को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? तो महाजी सिंधिया को मुगल सम्राट के द्वारा वकील ए मुतलक की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ओके, आप लोग याद रखिएगा, महाजी सिंधिया को वकील मुतलक से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ेंगे। साराभाई की संधि 1782 ईस्वी का सही प्रावधान क्या था? मराठा और ब्रिटिश मुगलों के विरुद्ध सहयोग करेंगे, ब्रिटिश के वसीन मराठा को लौटा दिया जाएगा, रघुनाथ राव ने पेशवा की उपाधि पर अपना दावा छोड़ दिया, इसके एक अंग के रूप में ब्रिटिश और गायकवाड़ के बीच बड़गांव के एक कन्वेंशन पे हस्ताक्षर किए गए थे। ओके, जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड है कि रघुनाथ राव ने पेशवा की उपाधि लौटा दी। अगर बात करें सालाबाई संधि, तो सभी लोग जानते हैं 1782 ईस्वी में हुई थी। सालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में हुई थी, और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण जो प्रावधान था कि रघुनाथ राव ने पेशवा की उपाधि पे अपना दावा छोड़ दिया, और सालाबाई की संधि की द्वारा जो है
अन्य प्रावधानों को अगर देखें तो माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार किया गया। रघुनाथ राव ने अपनी पेशवा के दावा को छोड़ दिया, तो इनके स्थान पे माधव नारायण राव जो थे उनको पेशवा स्वीकार किया गया। ओके। सालसेट द्वीप और थाना दुर्ग अंग्रेजों को दिए गए। वसीम वसीम अंग्रेजों को नहीं मिला था। सालसेट सालसेट और थाना दुर्ग, जो मराठों का सालसेट और थाना दुर्ग था, वो अंग्रेजों को दिया गया। ओके। अंग्रेजों ने राघवा का पक्ष छोड़ दिया और उन्हें निर्वाह के लिए 3.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई। राघोबा राघोबा का पक्ष जो अंग्रेजों ने छोड़ दिया और उन्हें जो है 3.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी गई। ओके। अगला जो है कि सिंधिया को यमुना के पश्चिम की सारी भूमि वापस मिल गई। यमुना नदी के पश्चिम की जो सारी भूमि थी वो सिंधिया को वापस मिल गई। हैदर अली को अपने इस संधि में सम्मिलित न था, वह भूमि छोड़नी पड़ी और उसे अरकाट के नवाब से जीत ली। ओके। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। किस पेशवा के शासन के दौरान मराठा राज्य कटक से अटक तक अपने प्रादेशिक विस्तार की पराकाष्ठा पे था? तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सभी लोग जानते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव ने एक बार घोषणा की कि हमारा जो मराठा साम्राज्य है उसका परचम जो है कटक से लेके अटक तक फहराएगा, और हमें जो है इस मुगल साम्राज्य के तनों पे वार न करके इसके जर्जर जड़ पे वार करनी चाहिए, जिससे कि मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और ये इसके अगर हम जड़ पे वार करें तो ये जल्द से जल्द टूट जाएगा। ओके। इसके बाद अगला, निम्नलिखित में से किसने कृष्णा से अटक तक मराठा के विस्तार नीति का अनुसरण किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो बाजीराव बाजीराव फर्स्ट ने कृष्णा से लेके अटक तक मराठा साम्राज्य का विस्तार की नीति का अनुसरण किया था। ओके। तो हमारा जो ये पेपर था जो 28 फरवरी 2023 ईस्वी को हुआ था, स्लॉट 1 का पेपर, उसको हम लोगों ने बहुत ही डिटेल वे में 4 क्लास लेके 100 क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। अगर आपको लगता है कि टाइम जो है ज्यादा लग रहा है तो धीरे धीरे हम लोग डिटेल को जो है थोड़ा सा कम करेंगे और जल्दी जल्दी पेपर को जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने चारों क्लास को देखा है तो हमें बताइए कि आपको ये क्लास जो है कैसी लगी। हम ऐसे ही 2018 के ऑनवर्ड जितने भी पेपर हुए हैं सभी को यह डिटेल सॉल्यूशन आप तक ऐसे ही वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस बार जो है नेट के एग्जाम में बहुत ही अच्छा करेंगे, इसके लिए आप सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बस वीडियो अपने तक मत रखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में।